पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा का नाम ही बजट में नहीं है। एक पैसा एक चवन्नी हरियाणा को नहीं दी गई। ये बहुत शर्म की बात है। इस गैस का सिलेंडर जो 450 रुपये में कांग्रेस सरकार में मिलता था, अब 1000 रुपये के आसपास का है। केंद्र में धोखा किया। कच्ची नौकरी 4 साल की दी गई, जिसमें ना उनकी पेंशन का भरोसा है, ना पक्की नौकरी का भरोसा है। दोनों इंजन पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। दोनों पूर्ण रूप से विफल हो गए। जिन मुद्दों के साथ उन्होंने इस एरिया के साथ, हरियाणा के साथ छल किया, धोखा किया, वो पब्लिक समझ चुकी है। मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है तो ये इस एरिया में नए डेवलपमेंट की चीज़ें होंगी। पूरे हरियाणा में जो है एक लहर चली हुई कांग्रेस के पक्ष में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, तो अब की बार हम 70 पार करेंगे। पार्टी और जनता मुझे अपनी सेवा करने का मौका देती है, तो हम अपने भाइयों के लिए जो आज ये कच्ची भर्ती की जो हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ है, ये इसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। उनको रोजगार के नए नए साधन देंगे, सरकार में भी नौकरियां देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस मीडिया। आपके साथ मैं हूं प्रज्ञा त्रिपाठी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के नारनौल विधानसभा क्षेत्र में। चुनाव अभी टाइम है, लेकिन हम लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव के इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। इस बीच हम आए हैं नारनौल, और नारनौल में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी में संगठन में काफ़ी समय से लंबा कार्य कर चुके हैं और इस बार नारनौल विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जी सर, पहला मेरा प्रश्न रहेगा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है लगातार 10 सालों से। क्या हरियाणा में जिस तरीके से जनता ने उम्मीदों के साथ भाजपा को 2 बार अपना विश्वास मत जताया, क्या जनता उस चीज़ को अब बदलना चाहती है? बदलाव की लहर है इस बार हरियाणा में, या फिर आपको लग रहा है तीसरी बार भाजपा सरकार वापसी कर रही है? दोनों इंजन पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं, और सिर्फ फेल ही नहीं हो चुके हैं, उन्होंने ना केंद्र सरकार ना जो हरियाणा सरकार है, दोनों पूर्ण रूप से विफल हो गए। जिन मुद्दों के साथ उन्होंने इस एरिया के साथ, हरियाणा के साथ छल किया, धोखा किया, वो पब्लिक समझ चुकी है। उन्होंने हमारे युवाओं के साथ छल किया, ना उनको कोई रोज़गार दिया। हमारे जो महंगाई है वो चरम के ऊपर है। हमारी गृहिणी जो हैं वो समझ सकते हैं, रसोई की मार उनके ऊपर पड़ी है। गैस का सिलेंडर जो 450 रुपये में कांग्रेस सरकार में मिलता था, अब 1000 रुपये के आसपास का है। इस तरह अनेकों मुद्दे हैं। जो हमारे जवान थे अग्निवीर के नाम पे, एक उनके साथ केंद्र में धोखा किया। कच्ची नौकरी 4 साल की दी गई, जिसमें ना उनकी पेंशन का भरोसा है, ना पक्की नौकरी का भरोसा है। इसी तरह हरियाणा में भी कौशल रोजगार के नाम पर एक भ्रष्टाचार का अड्डा खोला गया है। उसमें भी कच्ची नौकरी का वो करके ना हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। अच्छा सर, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ था हाल ही में, अग्निवीर जो मुद्दा था उसको लगातार विपक्ष ने भुनाया। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में होंगे, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द होगा ये चुनाव? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि अग्निवीर योजना एक विफल इस सरकार की योजना है, और विफल इसलिए है कि वो हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ ही नहीं है। वो सिर्फ युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं, उसके परिवार के साथ भी खिलवाड़ है, इस देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। कैसे खिलवाड़ है? वो 4 साल का जब आधा अधूरी ट्रेनिंग लेके ना वो सैनिक, हमारा भाई बॉर्डर के ऊपर जब देश की सुरक्षा के लिए उसको खड़ा किया जाएगा, तो ना तो वो पूर्ण रूप से देश की सुरक्षा कर पाएगा, ना वो अपनी सुरक्षा कर पाएगा, बल्कि उसको गोली खाने के लिए, शहादत के लिए छोड़ दिया। बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी सरकार के जो जितने भी नेता हैं, किसी एक का भी बच्चा उस फौज का सिपाही अग्निवीर नहीं होगा, नहीं तो वो ऐसी योजना नहीं लेके आते। अच्छा, तो अभी सर जैसे कि बजट पेश हुआ, सबने अपनी अपनी राय रखी, बड़े नेता हों, संसद में भी इस चीज़ पर लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। आपको लगता है कि हरियाणा में अभी हमने देखा ओलंपिक में लगातार हरियाणा अपना दमखम दिखा रही है, तो लगता है आपको बजट में वो मिला हरियाणा को जो हरियाणा चाहता है, जो हरियाणा डिज़र्व करता है? नहीं, बजट में हरियाणा, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा का नाम ही बजट में नहीं है। एक पैसा एक चवन्नी हरियाणा को नहीं दी गई। ये बहुत शर्म की बात है। इस जो प्रदेश सरकार है बीजेपी की जो वर्तमान है, इसके लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही सरकार
जब मौका लगेगा, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम हरियाणा को उसी विकास की पटरी पे वापस ले जाएंगे जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल पे हरियाणा नंबर 1 देश में प्रगति के उसमें था, और उद्योग धंधों में नंबर 1 था, जॉब में नंबर 1 था। सर ये तो आपने जॉब और उद्योग में बताया, बेरोजगारी में भी नंबर 1 कैसे है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जो ये वर्तमान सरकार है ये आई थी हमारे युवाओं के साथ इन्होंने एक वादा किया था। वो वादा खिलाफ़ी इस सरकार ने की है, और वादे खिलाफ़ी भी ऐसी कि उन युवाओं का जो भविष्य है उसको अधर में लटका दिया है। उसकी कच्ची भर्ती के नाम से यहाँ कौशल रोजगार की कुछ भर्तियाँ इन्होंने दी हैं, कुछ वो ठेकेदार संगठित रूप से मतलब ठेकेदार के अंडर दिया है, वो आज लगा रहा है, 3 दिन बाद उसको हटा देगा, उसके रहमो करम पे वो जिंदा है। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर कि जिस तरीके से भाजपा का शासनकाल 10 सालों से रहा है हरियाणा में, ये बेरोजगारी नंबर 1 है। तमाम लोग इस पर सवाल उठाते, विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर रहा है, और कल संसद में भी दीपेंद्र हुड्डा ने इस बात को उठाया था। अब सर हम आते हैं आपकी विधानसभा में, जहाँ से आप दावेदारी कर रहे हैं, नारनौल, क्योंकि दिल्ली से काफ़ी दूर नहीं है, बहुत पास में है। और कहीं ना कहीं जब मैं नारनौल आ रही थी तो मेरे मन में ये था कि नारनौल विकसित होगा, शायद मुझे लगता है कि एक गुड़गांव डेवलप सिटी है तो यहाँ पर भी उतनी ही विकास होगा, लेकिन मुझे ये दिखा नहीं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे जो पीछे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक रहे हैं, मंत्री रहे जो सरकार से, उन लोगों ने इस क्षेत्र की अनदेखी की, सरकार ने भी इस क्षेत्र की अनदेखी की। ये क्षेत्र बीरबल की नगरी का मतलब है नारनौल, और बीरबल की नगरी यहाँ बुद्धिमत्ता में लोगों में कमी नहीं है। आगे अगर उनको मौका मिले तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। इस एरिए को विकास के नाम पे कुछ नहीं मिला। मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है तो ये इस एरिए में नए डेवलपमेंट की चीज़ें होंगी और ये क्षेत्र भी विकसित क्षेत्र कहा जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पर भी जो विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और वो भी दावे करते हैं कि हमने नारनौल में जो है वो पंचायत स्तर पे काफ़ी अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि एक जो दक्षिण हरियाणा का कॉन्सेप्ट बनाती है बीजेपी, लगातार ये कहती है कि मैं दक्षिण हरियाणा जो है हमारा गढ़ है, हमने वहाँ पे बहुत सारे कार्य किए हैं। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये दक्षिण हरियाणा के कॉन्सेप्ट पर फेल नज़र आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पंचायतों में काम करने की बात है, सारी पंचायतों में कोई काम नहीं हुआ है, बल्कि सरपंचों का जो सबसे छोटी इकाई प्रजातांत्रिक इकाई है, सरपंचों को काम करने का कोई अधिकार इस सरकार ने छोड़ा ही नहीं। और जो शहरी क्षेत्र भी है उसमें भी आप देखेंगे, आप मार्केट में कहीं भी निकल जाओ, 2 बारिश की बूंदें हो जाए तो पैदल निकलना असंभव है। सारे नालियाँ ओवरफ्लो, सारे सीवर ओवरफ्लो, गंदे पानी की निकासी का कोई रोड मैप इस सरकार के पास नहीं है। यहाँ कोई काम विकास का नहीं किया गया, जिससे ये शहर बीरबल की नगरी, एक ऐतिहासिक नगरी जो है वो दिल्ली के समीप होते हुए भी आज पिछड़ी नगरी। अच्छा, क्योंकि सर ये क्वेश्चन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि राव इंद्रजीत जी, जो उनको कहा जाता है कि इस क्षेत्र में उनकी पकड़ है, और लगातार ये क्षेत्र में राजनीतिक तौर से ये काफ़ी चर्चित रहा है। अब सर अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की और ख़ास तौर से इस क्षेत्र में, तो मैं जब क्षेत्र में घूम रही थी तो मुझे लगभग कांग्रेस पार्टी के तो 10 से 15 जो है दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या मतलब ये लग रहा है आपको कि कांग्रेस पार्टी जो है इस हाल में है कि अभी वो कंफ्यूज है कि आखिर मैं मजबूत दावेदार किसको समझूं? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अभी ये हाल ही में 5 लोकसभा सीट मेरे नेता अभिभावक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, और इस प्रदेश के जो यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष हैं आदरणीय चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में, और इस प्रदेश के जो प्रभारी हैं आदरणीय दीपक बाबरिया जी के मार्गदर्शन में हमने लोकसभा की टिकटों का वितरण बहुत ही सोच समझकर हमारी पार्टी ने किया, जिसकी बदौलत 5 लोकसभा सीटें हमने जीती। उस 5 लोकसभा सीटें हमने जीतने के बाद सारे हरियाणा में कांग्रेस का माहौल चारों ओर फैला हुआ है। तो ये लोग जो मौसम के हिसाब से नए नए कैंडिडेट्स अपने आप में दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन एक भी कैंडिडेट जो है कांग्रेस का कर्मठ जो कार्यकर्ता है, जिसने
दरी बिछाई हो, जिसने इस पार्टी को सींचा हो, ऐसा कैंडिडेट मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के ये कहना है कि कार्यकर्ताओं में अगर देखें तो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी दावेदारी कर रहे हैं जो हाल ही में पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं या पहले किसी पार्टी में रहकर काम कर चुके हैं। तो मतलब इस तरीके से मैं समझूं कि आप मजबूत दावेदार हैं इस विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से? ये मैं अपने आप को दावेदार, मजबूत दावेदार मतलब समझता क्या हूँ, मैं हूँ क्योंकि मैंने पिछले 25 साल से इस पार्टी को सींचा है। मैंने विभिन्न प्रदेशों में जो भी मेरे नेताओं का आदेश रहा, विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वो ऑब्जर्वर की भूमिका में रहा हो, चाहे वो कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रहा हो, मैंने विभिन्न प्रदेशों में काम किया। चाहे वो आदेश आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ से रहा हो, वो आदेश मेरे नेता, मेरे अभिभावक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से रहा हो, या मेरे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से रहा। मैंने हमेशा निष्ठा से जो ड्यूटी मुझे दी गई, मैंने ईमानदारी से वो ड्यूटी निभाई। और यहाँ जो आज की डेट में जितने भी अपने आप को टिकटार्थी कह रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। वो सब कांग्रेस पार्टी में आए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अभी आप नए नए भाई आए हो, अभी पार्टी के लिए काम करो, इसको सींचो, समय आएगा तो आपको भी मौका मिलेगा। अच्छा सर, लोकसभा हाल ही में चुनाव हुआ था, यहाँ पर देखा कि मुकाबला काफ़ी जो है वो बहुत तगड़ा मुकाबला था, और अब ये विधानसभा में क्या ये मुकाबला तब्दील होगा या फिर आपको लग रहा है कि कांग्रेस एक तरफा ये सीट निकालेगी? नहीं, नारनौल की सीट कांग्रेस एक तरफा निकालेगी। सिर्फ टिकट का वितरण जो है, और मुझे पूरी उम्मीद है वो सही भी होने वाला भी, क्योंकि हमने लोकसभा की सीटें भी हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने बहुत सोच समझ के दी। तो इसी तरह जब उचित निर्णय टिकट का यहाँ नारनौल से भी होगा तो 100% हम यहाँ से जीत के जाएंगे। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि कुछ कैंडिडेट अभी दूसरी पार्टियों से शिफ्ट होकर ना इधर आए, उनको उन पार्टियों में जब वो रहे तो वहाँ भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो विभिन्न जॉब से रिटायर होके भी आए, तो उन्होंने जब वो उन जॉब पे भी रहे तो किसी आदमी का कोई भला नहीं किया। ये इस जो एरिया की जो जनता है वो जानती है। तो ऐसे लोगों को ना तो जनता मौका देगी ना पार्टी मौका देगी। इसके साथ एक चीज़ और है, कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है, और ये निर्णय क्या, कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचारी जितने भी लोग हैं उनको आगे नहीं बढ़ाती। ये काम बीजेपी का है। कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझ के ना टिकट देगी। बहुत से लोग भ्रष्टाचार के दम पे या अलग अलग माध्यम से सोचते हैं कि उनको टिकट मिल जाएगी, लेकिन ये पार्टी जो वास्तविक कार्यकर्ता होगा, इस पार्टी के जो मेहनत की होगी, जिसने इस पार्टी को सींचा होगा, जो लोगों के बीच में रहता है और आगे भी रहेगा, जिस तक लोग आराम से पहुंच सकते हैं, ऐसे आदमी को मौका देगी। और मैं समझता हूं कि मैं उसमें से एक यहाँ प्रबल हूँ। सर, जैसे अभी बात करें कि लगातार आपने कहा कि जो हैं इतने उम्मीदवार हैं, मौसम के हिसाब से उम्मीदवार आ रहे हैं, तो सर आपको नहीं लगता कि अगर मौसम के हिसाब से उम्मीदवार है, हर दिन एक नया दावेदार खड़ा हो रहा है, इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा? क्योंकि बीजेपी भी अभी अपना टिकट डिक्लेयर नहीं की है और यहाँ पर भी बीजेपी बिल्कुल शांत है, किसी उनकी तरफ से कोई अभी ऐसी दावेदारी नहीं दिख रही। आपको नहीं लगता इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, ये मौसम के हिसाब से जो दावेदार आ रहे हैं? नहीं, ये समय के साथ जैसे ही टिकट का घोषणा, मतलब जो ठीक कैंडिडेट को हमारी पार्टी करेगी, वैसे ही सब लोगों को समझ में आ जाएगा और सब लोग मिलके ना चुनाव लड़ेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं सबको ये कहता हूँ कि टिकट किसी को भी मिले, सबको मिलके ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथ मजबूत करने हैं और यहाँ से कांग्रेस की टिकट हमें जिताकर भेजनी है। दक्षिण हरियाणा में सर अगर देखें तो लगभग 23 विधानसभा की सीटें हैं, अगर ऐसे देखें हम क्षेत्र वाइज, तो आपको लग रहा है कि ये जो 23 सीटें हैं इसमें कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? बिल्कुल, अब की बार पूरे ना सिर्फ दक्षिण हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जो है एक लहर चली हुई कांग्रेस के पक्ष में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, तो अब की बार हम 70 पार करेंगे। अच्छा, 70 पार का कॉन्सेप्ट है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक टाइम पर बीजेपी ने भी 70 पार का कॉन्सेप्ट किया था। बीजेपी ने तो ये झूठ और छलावा बोला था। मैं कई जो हमारे भाई जो मार्केट में आज कयास लगाते हैं, एक दूसरे की शर्त लगाते हैं, वो सब जो कांग्रेस को 70 पार का मतलब वो दिखा रहे हैं। अच्छा,
तो मतलब यहाँ पर कांग्रेस पूरी आत्मविश्वास से भरी हुई है। ये आत्मविश्वास के साथ साथ क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है, लोगों के बीच में रही है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरे भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रही है, जो 5 साल से लगातार पब्लिक के बीच में हर दिन उनका सुबह 6 बजे से लेकर ना रात को 12 का पता नहीं 1 बजे 2 बजे 3 बजे घर पहुंच रहे हैं। और ये मतलब एक दिन का वो नहीं, डेली का यही रूटीन उनका मेहनत का है। उनकी मेहनत को मैं नहीं समझता कि देश में ऐसा कोई अन्य नेता है जो इतनी मेहनत करता है। अच्छा सर, जैसे मैं मतलब फील्ड पे गई थी, कई लोगों से मेरी बात हुई, कई लोगों से मुलाकात हुई, उसमें एक कॉन्सेप्ट बड़ा निकल के आ रहा है, क्योंकि राव नरेंद्र जी जो कि अभी अटेली से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं वो अपनी सीट शिफ्ट ना करें। नहीं, राव नरेंद्र सिंह जी ने यहाँ से 2 बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा कांग्रेस पार्टी से, दोनों बार वो तीसरी पोजीशन पे यहाँ से रहे। उन्होंने ये खुद ने ये स्वयं ने मन बना के ना, और इस एरिया की जो वास्तव में भौगोलिक और जो दूसरी परिस्थितियाँ हैं, जो शहर उनके साथ नहीं देता, उस तरह की चीज़ें उन्होंने बहुत एनालिसिस करके ना सीट से शिफ्ट किया। ये सीट से शिफ्ट किया, मुझे नहीं लगता वो किसी भी कीमत पे यहाँ आएंगे, और मुझे ये भी नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी उनको यहाँ से मौका देगी। अगर ऐसा करती है तो मुझे लगता है कि वो ना उनके लिए ठीक रहेगा, ना कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक रहेगा। मतलब अभी फ़िलहाल वो अटेली में ही अपनी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, और कई लोगों ने कहा कि 4 साल से वो लगातार वहाँ तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सर, अब आप मतलब कि अगर देखा जाए तो हर किसी का एक विज़न होता है, हर किसी का एक रहता है कि अगर मैं ये पद को पाऊँगा तो मैं ऐसा काम करूँगा। कई जगह मैंने गाँव में भी बात की तो लोगों ने कहा कि अभी जो है कि हम किसी नेता को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी के विश्वास नहीं जता पा रहे हैं। अगर सर मैं ये समझूं कि मान लीजिए आपको कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, जो कि हो सकता है दे भी सकती है, तो आपका विज़न क्या होगा नारनौल के लिए, क्योंकि नारनौल में समस्याएं बहुत हैं और ख़ास तौर से युवा के लिए। मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी और जनता मुझे अपनी सेवा करने का मौका देती है तो हम अपने भाइयों के लिए, जो आज ये कच्ची भर्ती की जो हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ है, जिसकी वजह से वो नशे की और उसके साथ साथ अपराध की ओर जो अग्रसर हो रहे हैं, ये इसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। उनको रोज़गार के नए नए साधन देंगे, सरकार में भी नौकरियां देंगे। उसके अलावा हमारे एरिया में जो आईटी सेक्टर की और दूसरी कंपनियां लाने का काम करेंगे, ताकि हमारे नौजवान साथियों को यहीं रोज़गार के साधन उपलब्ध हों और नशे और अपराध की ओर ना बढ़ें। उसके साथ साथ हम इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए, और जो ये नारनौल की बीरबल की जो नगरी है, इसमें जो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, हमारे रोड, जब आप आए होंगे आपने देखा होगा जो रोड हैं उनकी हालत बद से बदतर हो रही है। हमारा जो मेन रोड है महावीर चौक से लेकर ना जो हॉस्पिटल तक जाता है, वो पिछले 1.5 साल से 2 साल से वो ऐसा ही पड़ा है। मतलब उसमें आए दिन एक्सीडेंट होने का, मतलब कई एक्सीडेंट हुए हैं और अभी भी एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है, लेकिन ये सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। मैं कहना चाहता हूँ अगर ये मौका मिलता है और जनता जनार्दन और पार्टी मौका देती, हम इस एरिया की, इस नारनौल शहर की और पूरे नारनौल विधानसभा क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे। डेवलपमेंट के, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो साफ़ सफाई की बात हो, चाहे वो युवाओं को रोज़गार की बात हो, चाहे जो ये ऐतिहासिक शहर जो है बीरबल की नगरी, ये इसके आसपास बहुत ऐतिहासिक जो स्मारक हैं, चाहे यहाँ शेरशाह सूरी का स्मारक है। अच्छा। तो ये सब चीज़ों को हम, मेरी कोशिश रहेगी विश्व पटल के ऊपर नारनौल की पहचान हो, पर्यटन स्थल बनाने की। सर एरिया में हम लगातार घूमते थे, एक बड़ा मतलब ये भी निकलता है पानी की समस्या, खास तौर से दिल्ली में भी जिस वक्त हम देख रहे हैं पानी की समस्या रहती है, यहाँ पर भी पानी की समस्या एक अहम समस्या। जैसे गाँव में घूमते हैं तो पानी की समस्या के लिए क्या क्या आपका विज़न है? सिर्फ आदमी की जो इस प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र का करता है, उसकी नीयत और नीति साफ होनी चाहिए, फिर पानी की कोई समस्या नहीं रहने वाली। आने वाले टाइम में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पीने के पानी और सिंचाई का पानी दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से हो कि स्वच्छ पानी आम जनता को पीने के लिए मिले और खेतों के लिए भी जो पानी प्रॉपर टाइम के ऊपर मिले, जिससे फसलों में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।